दोबारा से आप सभी के सामने एक और नए वीडियो में हाजिर हैं हम। आप सभी के सफल होने की कामना का उद्देश्य है हमारा, और हम चाहते हैं कि आप इंटर के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर से सफल हो। यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए हमने जो है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2023 के लिए वीडियो पार्ट 1 हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 का लघुत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, जिसकी संख्या है 5। और इस 5 प्रश्न को मैं आपको जो हूँ अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और ये आपसे वादा है हमारा कि आपको मैं इस वीडियो में अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और आपसे एक और कामना है कि वीडियो के अंत तक देखने में मैं आपको एक और अंत में एक आपको अच्छा सॉल्यूशन दूंगा, जिससे कि आपको समझ में और बेहतर तरीके। बिहार बोर्ड के हिस्ट्री सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं आपको ये सारा क्वेश्चन समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे, और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर और हम लोग डिस्कशन करके वर्णन करते हैं और समझते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या चीज जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम उसे लिखते हैं तो हमारे एग्जाम का जो एग्जामिनर जो होते हैं अच्छे तरीके से नंबर देते हैं। तो मैं आपसे यही कामना करूंगा, और यही मेरा उद्देश्य है कि आप बेहतर से बेहतर नंबर इंटर में उठा सकें और ला सकें, और अपने बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप कर सकें। चलिए चलते हैं। अगर आपको टॉप नहीं करना है तो आप सिर्फ इस वीडियो को बैठ के देख लीजिएगा, तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा आंसर शीट के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है पहला चैप्टर से है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व मतलब पुरातत्व हमारे पृथ्वी के अंदर, ठीक है, हमारे पृथ्वी के अंदर जो भी अवशेष पाए जाते हैं, हमारे पृथ्वी के अंदर जो भी अवशेष पाए जाते हैं, उसी अवशेष के आधार पे पुरातत्व विज्ञान द्वारा जो पता लगाया जाता है कि यह वस्तु कितने वर्ष पुराना है, और यह वस्तु का जो है निर्माण कब हुआ था, ये सभी जो हम लोग पता लगाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पुरातत्व। क्या कहते हैं? पुरातत्व। मतलब यानी कि हम कहें पुरातत्व वह विज्ञान है जो पृथ्वी के भूगर्भ में दबे हुए पदार्थ के माध्यम से किसी भी वस्तु या खनन का पता लगाना, उसे ही हम कहते हैं पुरातत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि, इसको हम लोग रेडियोधर्मी पदार्थ भी कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ इसी का नाम है, कार्बन 14 का। ठीक है, तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि कार्बन 14 विधि का जो सबसे पहले खोज किया था वो अमेरिका के विख्यात रसायन शास्त्री बीएफ लीवी थे। बीएफ लीवी थे जिसने 1946 ईस्वी में कार्बन 14 विधि मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ की खोज की थी। कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो अमेरिका के थे, और रसायन शास्त्री थे। वो रसायन शास्त्री थे, प्रख्यात रसायन शास्त्री थे। उनका नाम था बीएफ लीवी, जो कि 1946 में खोज किए थे किसका? कार्बन 14 विधि का। ठीक है, उसके बाद से हमारे पूरे विश्व में जो है कार्बन 14 विधि का जो है उपयोग होने लगा। खनन के द्वारा, खनन जो भी करते थे, जो भी खुदाई करते थे, उसमें जो है कार्बन 14 विधि का उपयोग किया जाने लगा, और पता लगाने लगा कि वो पदार्थ कितना पुराना है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? देखिए, कार्बन 14 विधि के द्वारा हम किसी भी मरे हुए जीव जंतु का जो है जीवन का पता लगाते हैं कि यह कितने साल पहले मरा था और इसकी आयु क्या थी। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। एक कार्बन पाए जाते हैं C12 और एक C40, मतलब C12 और C14। C12 जो रहता है वह स्थिर कार्बन रहता है, और C14 जो रहता है जब जब पदार्थ जितना पुराना होते जाता है, जितना मतलब पुराना होते जाता है, उसमें जो है C14 की मात्रा घटते जाती है। और इसी C14 के द्वारा जो है हम कार्बन विधि से यह पता लगाते हैं कि यह वस्तु कितनी पुरानी है। जितना यह कार्बन 14 का मतलब
क्षय होगा उतना ही वह वस्तु क्या होगा, पुराना होगा। समझ गए ना। किसी भी मरे हुए जीव या किसी भी जीव जंतु का पता लगाते हैं सी कार्बन विधि के द्वारा। तो C14 का इसमें निरंतर क्षय होने लगता है। जब जब जैसे यह मृत्यु को प्राप्त करता है तो C कार्बन की मात्रा घटने लगती है। C14 की मात्रा जो है घटने लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पर प्रकाश डालिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ना हमारा, उसका विस्तार बहुत बड़ा है। हम लोग सिंधु घाटी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ा है। और हड़प्पा सभ्यता जो नगर था ना, वो बहुत ही विकसित नगर था। तो इसका विस्तार हम लोग जानते हैं। देखिए इसका विस्तार क्या था, रामनाथ राव महोदय के अनुसार जो विस्तार था इसका, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम कितना था, 1600 किलोमीटर में यह फैला हुआ था। और उत्तर से दक्षिण तक जो था यह 1100 किलोमीटर में फैला हुआ था। और इसका, इस नगर का जो आकार था ना, इसका हड़प्पा सभ्यता का, वह त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत था। उसके बाद इस क्षेत्र का लगभग जो क्षेत्रफल पहले मतलब कि विद्वान द्वारा बताया जा रहा है, वह कितना बताया जा रहा है, 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,99,600 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बताया जा रहा है। ऐसे आप याद रख सकते हैं 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है इसका क्षेत्रफल। और आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, और आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा तरीके से समझ गए होंगे, आशा करता हूं। वीडियो में बने रहिए। अब चलते हैं, लास्ट प्रश्न जो है हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था, बहुत सारा चर्चा है विद्वानों में। किसी का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत बाढ़ आ गया था, या वहां पे भूखमरी आ गया था, या किसी ने आक्रमण कर दिया था, या जलवायु परिवर्तन हुआ था। तो हम जानते हैं विद्वानों की तरह किन विद्वानों ने क्या कहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। व्हीलर के अनुसार जो है 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आक्रमण हुआ और उन्होंने हड़प्पा वासियों को मार डाला और वहां पूरा जो है हड़प्पा नगर को ध्वस्त कर दिया, मतलब विनष्ट कर दिया, पूरा विनाश कर दिया हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, उसके बाद R.N. ऑस्टिन और A.N. घोष ने बोला है कि जलवायु परिवर्तन हुआ, जिस कारण से यहाँ की जो नगर व्यवस्था थी वो अच्छे तरीके से बिल्कुल ही ध्वस्त हो गई। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण से जलवायु परिवर्तन हुआ, आंधी तूफान आया, पूरा एकदम बिजली चड़का, पूरा एकदम ध्वस्त कर दिया सभी को, सभी मर गए। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है R.N. ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है हमारे सहनी द्वारा जो कहा गया है, आप लोग जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता खोज सहनी ने किया था। तो सहनी द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे बाढ़ आया था, मतलब कि सिंधु घाटी नदी जो थी ना, उसके बाढ़ आया था। ठीक है, बाढ़ के कारण जो है ना, ये नगर पूरा जो है जलमग्न हो गया था। जलमग्न के कारण जो है इस नगर का विनाश हो गया था। जैसा कि आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखा होगा ऋतिक रोशन का, उसमें भी ये दिखाया गया है बाढ़ के कारण। और कुछ विद्वानों का कहना है कि सिंधु घाटी जो सिंधु नदी जो थी ना, उसका जो रास्ता मोड़ दिया गया था, बांध बनाया गया था, वही बांध टूटने के कारण भी वहां पे बाढ़ आया था, ये भी बोला गया है। और कुछ के द्वारा बोला गया है कि बाढ़ आया था, इस कारण से पूरे वहां के आदमी डूब गए थे, मर गए थे। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न आप लोग का क्लियर हो गया, ऐसे लिख दीजिएगा। अब लास्ट चलते हैं, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। हड़प्पा लिपि, देखिए हड़प्पा लिपि क्या है। हड़प्पा लिपि में एक ऐसा लिपि का उन लोगों ने आविष्कार किया था जिनको बोलते थे भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि, यह लिपि पाई गई है खनन के टाइम में, ये लिपि मिली है, मगर अपने देश वाले, मगर अपनी अभी की जो व्यवस्था है वो इस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए थे। तो हम लोग यही जानते हैं हड़प्पा लिपि में एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। बस यही लिखना है आपको एग्जाम। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सारा आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो भी इसका क्वेश्चन का आएगा। देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग बोरिंग होने लगते हैं। और मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए हमारा जो ये चैनल है NCERT नोट्स विथ आर्ट, इसका बस एक ही उद्देश्य है, आप सभी को इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ये सभी और इंग्लिश, इन सभी का जो है सभी चैप्टर का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल पे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे। आशा करते हैं आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। और इंस्टाग्राम पे दोस्तों फॉलो करने के लिए नहीं भूलना।